मुल्क की कई रियासतों में सैलाब से हाहाकार मचा हुआ है। उत्तराखंड से राजस्थान, हिमाचल प्रदेश से पंजाब, सैलाब ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तो वहीं दिल्ली पर अब सैलाब का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के पास पहुंच चुकी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर शदीद बारिश के बाद नदियां तुगयानी पर हैं और कई जगहों पर लैंडस्लाइड से रास्ते बंद हैं। एनडीआरएफ की कई टीमें राहत और रसानी के काम में लगी हैं। राजधानी दिल्ली में सैलाब का खतरा। खतरे के निशान से ऊपर पहुंची यमुना। सैलाब ने मुल्क की राजधानी का किया रुख। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से मैदानी इलाकों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं और इस वक्त दिल्ली में भी सैलाब का खतरा मंडराने लगा है। बारिश के चलते हरियाणा के यमुनानगर में हथिनीकुंड बैराज का वाटर लेवल बढ़ गया है। हथिनीकुंड बैराज से 8 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है। ऐसे में हालात बिगड़ सकते हैं। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दिल्ली में यमुना का खतरे का वाटर लेवल 205.33 है। पीर की रात 9:30 बजे यमुना 205.54 मीटर के निशान पर बह रही थी। खतरे को देखते हुए पुरानी दिल्ली के लोहे वाले पुल को बंद कर दिया गया है। उत्तर भारत में हो रही लगातार बारिश की वजह से हथिनीकुंड बैराज से 8,28,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से दिल्ली के यमुना का जल स्तर जो है काफी बढ़ गया है। फिलहाल यमुना जो है वार्निंग लेवल से ऊपर बह रही है। दिल्ली में अगले 48 घंटे भारी रहने वाले हैं। यमुना का वाटर लेवल बढ़ने के साथ ही पूरा सरकारी सिस्टम टेम्परेरी इंतजाम में लगा है। यमुना किनारे रहने वाले लोगों को राहत कैंप्स में पहुंचाने का काम जारी है। 2000 से ज्यादा रिलीफ कैंप बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 1000 से ज्यादा तैयार हैं। 10,000 लोगों को महफूज मकामात पर सरकारी टेंटों में पहुंचाया गया। करीब 24,000 लोगों को शिफ्ट किया जाना है। हरियाणा के हथिनीकुंड डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और उससे यमुना का पानी जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और चेतावनी इसके चलते जारी करी गई है। आसपास के सभी लो लाइंग इलाकों में से लोगों को सुरक्षित दूसरी जगहों पर ले जाया जा रहा है, शिफ्ट करा जा रहा है। कई जगहों पर इसके लिए टेंट लगाए गए हैं। देखिए, इस बार ज्यादा पानी आने की संभावना है, ऐसे संकेत मिले हैं। तो जिला प्रशासन सादरा अपनी पूरी तैयारी के साथ, हमारे सारे ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है वो कल से ही लगे हुए हैं। यमुना के पानी ने निगमबोध घाट को भी पूरी तरह से डुबो दिया है। सरकार ने कहा है कि आने वाले 2 दिन काफी संजीदा रह सकते हैं। यमुना के आसपास सैलाब वाले इलाकों को खाली करने का हुक्म जारी किया गया है। इंतजामिया की जानिब से इमरजेंसी नंबर भी जारी किए गए हैं। दिल्ली में 30 जगहों पर राहत और बचाव के लिए 53 नाव तैनात की गई हैं। मजदूरी कर रहे हैं, खा रहे हैं, कहाँ जाएं? जब घर ठिया ना आए, गांव में इतनी ना आए सुविधा, तो कहाँ जाएं? सरकार खाली कराती है, वो क्या कराती है? खाली वो तो कहती है कि अब जुग्गी तोड़ो, यहाँ से जुग्गी तोड़ो, अपने रोड पे जाओ, कहीं जाओ, हमें क्या मतलब इससे। अलग अलग टीमों को मुतासिर इलाकों में अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। साथ ही लोगों को यमुना के आसपास जाने से मना किया गया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी भारी बारिश हो रही है, जिससे हथिनीकुंड बैराज का वाटर लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, जो दिल्ली के लिए खतरे की घंटी है। दिल्ली से पीयूष शर्मा, प्रमोद शर्मा और अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं उत्तराखंड के वजीर आला देवेंद्र सिंह रावत ने उत्तरकाशी के मुतासिर इलाकों का जायजा लिया। सीएम रावत ने आराकोट में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और उनका हाल जाना। सीएम रावत ने सरकार की तरफ से सैलाब ज़दगान को हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिया है। सीएम ने बताया कि कुदरती आफत से जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। सीएम ने मुतासिर इलाकों का हवाई सर्वे भी किया है। आराकोट माकुड़ी के साथ दूसरे गांव में जो आपदा आई है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद सर्वे किया है। सर, अभी तक क्या आकलन किया? देखिए, आकलन तो अभी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि पहली प्राथमिकता जो मृतक हैं उनके शव ढूंढने का था, उसमें भी कुछ के शव बरामद नहीं हो पाए हैं। जो घायल हैं उनको इलाज करना, और जो लोग बेघर हो गए हैं, जिनके पास
पहनने के लिए वस्त्र नहीं है या ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं हैं, उनको राहत पहुंचाना है। बीमारियां न हों उसके लिए दवाओं की उपलब्धता है। बाकी जो नुकसान हुआ है उसके आकलन के निर्देश जिलाधिकारी को दिए हैं। अभी जिलाधिकारी ने जैसे मुझे बताया कि क्योंकि हम लोगों ने आपदा में पहले ही हमने 1-1 करोड़ रुपए एडवांस में सारे ज़िलों को दिया था और इसलिए पैसे की भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी क्षति हुई है उसको बहुत जल्दी उसकी भरपाई करने की कोशिश की जाए। सड़क, बिजली, पानी और सेब की खेती को नुकसान ज़्यादा पहुंचा है। देखिए, बिजली आराकोट तक तो अब पहुंचने वाली होगी या पहुंच गई होगी। लगभग 1.25-2 करोड़ के करीब का नुकसान बिजली विभाग ने अभी तक आकलित किया है, तो उसके लिए उनको निर्देश दे दिया गया कि आप उसको ठीक करिए, धन की दिक्कत नहीं होगी। तो दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, इसके साथ ही केरल, कर्नाटक, ये तमाम वो जगहें हैं जहां पर सैलाब से हाहाकार मचा हुआ है और फिलहाल दिल्ली में हालात खराब हो रहे हैं। जो निचले इलाके हैं वहां से लोगों को आसपास के जो इलाके हैं यमुना के, उनको खाली करने के लिए कहा गया है और हथनी कुंड बैराज से जिस तरह से पानी छोड़ा गया है उसके बाद से ये कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है और क्या कुछ वो कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं ताकि लोगों को राहत मिले। मेरे साथ अमलेंदु उपाध्याय मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अंबर जैदी, सोशल एक्टिविस्ट, मेरे साथ जुड़ गई हैं। एसपी पांडे साहब हैं, सोशल पॉलिटिकल थिंकर हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुरुआत मैं अमलेंदु जी आपसे करना चाहूंगी। ये हालात हम ये देखते हैं कमोबेश हर साल इसी तरह की कंडीशन बनती है और हालत तो ये हो गई है कि मेट्रो सिटीज में बड़े बड़े जो शहर हैं वहां पर भी हालात खराब हो गए हैं। आप उनके लोकल बॉडीज को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से अलग अलग बैराज से ये पानी छोड़ा जाता है, क्या इसको लेकर पहले से कोई कदम नहीं उठाने चाहिए कि कितनी तादाद में, कितनी मिकदार में ये पानी छोड़ा जाए ताकि लोगों को इस तरह की परेशानी ना हो? देखिए, निश्चित तौर पे ये तो आपकी बात सही है कि इसमें जो लोकल बॉडीज़ हैं उनका भी रोल एक बहुत बड़ा है, उनकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है। उनकी विफलता की वजह से भी इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और अगर पहले से प्लानिंग हो, भाई बरसात आज आ रही है, मालूम है कि भाई हर साल जुलाई में बरसात आती ही आती है, सितंबर तक जो है, मिड सितंबर तक लगभग रहती है, तो एक अंदाज़ा पहले से जो है हमारा मौसम विज्ञान विभाग वो भी लगा लेता है कि भाई कितनी बारिश होगी इस बार। अब जैसे पहले से घोषणा हो जाती है कि मानसून इस बार हल्का रहेगा कि भारी रहेगा, तो उसी हिसाब से जो हमारी लोकल बॉडीज़ हैं और जो प्रशासन है उसको इंतजाम करने चाहिए कि इस बार खतरा बढ़ सकता है। और मौसम विज्ञान विभाग अब तो काफ़ी सतर्क हो गया है, मतलब चीज़ें काफ़ी पहले से बता देता है कि मौसम इस बार कैसे रहने वाला है और किन इलाकों में बारिश होगी, कहाँ सूखा पड़ेगा, ये सब भी चीज़ें होंगी। लेकिन इससे हटकर के जो है दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ मुझे लगता है कि लोकल बॉडीज़ और प्रशासन का एक मसला सिर्फ नहीं रह गया है। असल में हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं और जिसको हम बार बार विकास कह के संबोधित कर रहे हैं, वो विकास जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रकृति के विनाश का कारण बनता जा रहा है। क्योंकि देखिए, विकास आप ठीक है, आपने लंबी सड़क बना दी, हमने घोषणा कर दी कि हर दिन जो हम 4 किलोमीटर सड़क बना रहे हैं, लेकिन आप 4 किलोमीटर जो सड़क बना रहे हैं तो उसके लिए मतलब 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए आपने छोटी सी चट्टान की बलि दे दी जी। तो ये जो विकास आप बन रहा है, तो उस विकास की भरपाई जो है प्रकृति की आप कैसे कर रहे हैं, इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। और जलवायु परिवर्तन जो वो इसी की वजह से लगातार हो रहा है। आपको याद होगा कि पिछले साल ही शायद अक्टूबर में IPCC जो UN की संस्था है उसकी बैठक हुई और सारी दुनिया के लोग जुटे और अपील की गई कि भाई जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है दुनिया का, तो जो प्री इंडस्ट्रियल जो एज है उससे वो 2% की तरफ बढ़ने की तरफ है, उसको जो है 1.5% पे रोकना होगा, वरना दुनिया तबाही के कगार पे पहुंच जाएगी। आप देखिए, इसीलिए जो है बहुत से जब गर्मी होती है तो अब 50% तक जो है कई जगहों पर टेम्परेचर पहुंचने लगा, यानी 50 भी क्रॉस कर गया, चुरू में इस बार क्रॉस कर गया। तो ये स्थिति जो बन रही है, ये हमको जो है लगातार देखना पड़ेगा कि जिस विकास की हम बार बार बात कर रहे हैं, तो उस विकास का क्या अर्थ निकल रहा है। जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो हमारी इंडस्ट्रीज के ऊपर है कि उन इंडस्ट्रीज के ऊपर जो है वो मानक तय किए जाएं कि वो किस तरीके से उत्सर्जन करेंगी। वो जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन हो रहा है, उसकी वजह से परमाणु जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका क्या असर पड़ रहा है। अभी जो एक रिपोर्ट आई थी कोई 2 महीने पहले, IIT के लोगों की वो रिपोर्ट है, उनका कहना है कि जो ग्लेशियर्स जो बहुत तेजी से पिघल रहे हैं और उन ग्लेशियर्स के पिघलने का भी हमारे जलवायु परिवर्तन पर असर हो रहा है। उसका नतीजा ये हो रहा है कि
कहीं बहुत तेज गर्मी पड़ रही है और उसी समय बहुत तेज जो है वो मतलब बाढ़ आ रही है। तो ये जब तक इस पर रोक नहीं लगेगी, अब देखिए अब पहाड़ों की हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री ने जब धारा 370 हटाने के बाद राष्ट्र को संबोधित किया तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि लेह और लद्दाख जो है वो अल्टरनेटिव एनर्जी का, सौर ऊर्जा का बहुत अच्छा केंद्र बन सकता है। लेकिन वो ठीक है केंद्र बन सकता है, लेकिन हम अपने हिमालय को देखें, अगर उत्तराखंड को ही आप देखें तो किस तरीके से उत्तराखंड को जो है विद्युत परियोजनाओं के लिए छलनी कर दिया गया है जी। तो जब आप हिमालय को छलनी कर रहे हैं विकास परियोजनाओं के लिए, विद्युत परियोजनाओं के लिए, तो जाहिर सी बात है कि उसकी प्रगति कहीं ना कहीं तो हमसे बदला लेगी। तो हमें विकास जरूरी है, विकास बिल्कुल ठीक है, विकास जरूरी, लेकिन जो संतुलित विकास होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, बहुत जरूरत है। और वो बैलेंस जो है वो फिलहाल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए जो कंडीशंस हैं वो हर साल बद से बदतर ही हो रही हैं। एसपी पांडे जी, आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं जो ये फिलहाल हालात बने हुए हैं? क्योंकि मौसम विभाग तो पहले से बता देता है कि भाई कितने मिलीमीटर बारिश होगी, किन जगहों पर कितनी होने वाली है, ये भी बता दिया जाता है कि अगले 48 घंटे 36 घंटे की वार्निंग्स तक दी जाती हैं। ये सारी चीजें पहले से बताई जाती हैं। क्या हमारे पास वो तमाम चीजें मौजूद नहीं है कि जिससे इसको कंट्रोल किया जा सके या पहले से कोई ऐसे कदम उठाए जा सके? देखिए, बिल्कुल सही अमलेंदु जी ने यहाँ पे कहा कि हमारे यहाँ नीतियों की कमी नहीं है। नीतियाँ हमारे यहाँ पर्याप्त बनाई गई हैं बाढ़ से निपटने के लिए, क्योंकि भारत एक नदी प्रधान देश है। लेकिन जहाँ तक बात बाढ़ आने की है, बाढ़ हमारे यहाँ कहीं ना कहीं देश के, इतने बड़ा हमारा देश है, स्ट्रक्चर में हर जगह आ रहा है। लेकिन उससे निपटने की जो हमारी रणनीति है, जो स्ट्रेटजी है, जो व्यवस्थागत खामियां हैं हमारी, उसे हमें ठीक करना होगा। क्योंकि हमने देखा है कि भारत में कहीं ना कहीं कभी प्रभाव और कभी अभाव। मेरा कहने का आशय है कि भारत में जैसे जिस क्षेत्रों में पानी की समस्या थी, आज वहां पर बाढ़ आ रही है। जैसे राजस्थान का चुरू है, बाड़मेर है, बीकानेर है, और वहां का जो और भी प्रदेश, जैसे राजस्थान के अलावा हम देखें कि महाराष्ट्र है, या फिर हम कह सकते हैं गुजरात है, इवन केरल है। आज देखिए, आज के समय में वहां पे बाढ़ आई है। और उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे जो जल से सर्वाधिक घनी आबादी वाले मतलब प्रदेश हैं, जहां पर बाढ़ की गुंजाइश सबसे ज्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पानी की अधिकता होती है, वहां भी हम देखें कि वहां पर बाढ़ जैसी कोई समस्या ही नहीं है। तो बहुत बड़ा कारण यहाँ पर हमने देखा मैडम कि कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन तो जिम्मेदार है, लेकिन समूची मानव प्रजाति भी अपना हिस्सेदारी उसमें सुनिश्चित करती है। क्योंकि अगर हम विकास की ललक, पूरे देश, हम यूएन को देख रहे हैं, हम विश्व के अनेक देशों को देख रहे हैं कि हमें विकास करना है, लेकिन क्या वह विकास हमारा विनाश की कीमत पर हमें चाहिए या फिर वह विकास हमें मानव सहभागिता के आधार पर चाहिए, यह हमें तय करना होगा। अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होगी। और जैसे पानी के अभाव वाले क्षेत्र में जो बाढ़ आई है, उसे हमें आगे आके, जब तक हर मनुष्य या हमारी मानव प्रजाति नहीं तय करेगी अपनी जिम्मेदारी, तब तक हम ऐसी विविधताओं से झेलते हुए चलेंगे और उससे नुकसान हमारा ही है, पूरी मानवता। क्योंकि अंबर, हम ये देखें कि राजस्थान जैसी जगह जहां पर आप ये देखें कि किस तरह से सूखे की मार वो झेलता है वो प्रदेश, वहां पर आप देखें कि अभी वहां पर बाढ़ आई हुई है। मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात वहां बने हुए हैं। दिल्ली की बात करें, दिल्ली जैसी जगह पर जहां पर आप ये देखें कि बारिश के लिए लोग तरस रहे हैं, फिलहाल इतनी कम बारिश हो रही है, वहां पर भी यमुना जो है वो अपने लेवल से जो ऊपर बह रही है। तो ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि जो इम्बैलेंस है वो बहुत ज्यादा हो गया है। सर्दी पड़ती है तो बिल्कुल पीक की हो जाती है, या फिर एकदम से गर्मी पड़ती है तो पीक की होती है, बारिश हो रही है तो बेपनाह हो रही है, या फिर सूखा हो रहा है। जो एक तरह का टेम्परेचर है या एनवायरनमेंट जो है, वो लग रहा है कि एक्सट्रीम पर पहुंचा हुआ है अपनी हर चीज के। जी देखिए, ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सारी चीज़ें, ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता आया है, डिकेड्स से हो गए, काफ़ी वर्ष हो चुके हैं उसको, उसके बाद से ये सारे हालात पैदा हुए हैं। हम विकास हमें बहुत अट्रैक्ट करता है, मॉडर्न लाइफ है, ज़िंदगी आसान हो जाती है, लेकिन हम किस कॉस्ट पर कर रहे हैं, और उसकी हमारे साथ एक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आता है। हम एक मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं और हम ये नहीं देख रहे कि उसके बदले हम अपने जो हमारा प्लानट है उसके लिए क्या हम नुकसान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हालात सिर्फ हमारे देश में है, ये वर्ल्ड ओवर ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करें तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इनफैक्ट इस पे हमें लोगों को अवेयर भी करना चाहिए, उनको सेंसिटाइज करना चाहिए, क्योंकि जो आम लोग हैं उसको बहुत गंभीरता से नहीं समझ पाते हैं, बहुत संजीदगी से कि ये क्या चीज़ है। हमें इस पर एक टॉक रखनी चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि उनके एक छोटे से कदम से हम अपने प्लेनेट को क्या नुकसान कर रहे हैं। और इनफैक्ट जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है उनके भी मानक तय किए जाएं, जैसा कि अमलेंदु जी ने भी कहा, और हम इस पे कुछ
कड़े कानून बनाएं कि लोग अगर ऐसा करते हैं तो उसकी ये सजा हो सकती है। इनफैक्ट कुछ अट्रैक्टिव पॉइंट्स भी रख सकते हैं, जैसे कि हम वेस्ट उसकी बात करते हैं, सेग्रीगेशन की बात करते हैं, तो आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में सरकार पैसा खर्च करती है उसको सेग्रीगेट करने के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो हम लोगों के लिए कुछ ऐसे स्कीम रख सकते हैं कि आप अपना वेस्ट कुछ सेग्रीगेट करके रखेंगे तो आपको ये फ्री मिलेगा या ये पॉइंट मिलेंगे या इतना आपको कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके के स्कीम्स हो जिस तरीके से लोग खुद उसमें पार्टिसिपेट करें और कुछ अट्रैक्टिव वेज, क्योंकि लोगों को हमारे देश में फ्री का तो अगर कुछ भी मिल रहा होता है तो लोग लेने के लिए आ जाते हैं। तो उसी मेंटालिटी के साथ उन लोगों को हमें कुछ अट्रैक्टिव पॉइंट्स बना के उनसे काम कराना होगा, उनको सेंसिटाइज करना होगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या कुछ होगा कोई साइंटिफिक, लेकिन हमें आम लोग ही इसके मेन कारक हैं और उनको सबसे पहले बताना होगा। साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि आगे चल रहे हम विकास की बहुत बात कर रहे हैं तो उसको जो हमारे अभी हालात हैं उसके हिसाब से सारे कदम लिए जाएं उसको ध्यान में रखते हुए। तो ये बहुत जरूरी है। क्या इसको मैनेज नहीं किया जा सकता? एक तो ये बात है कि पूरी दुनिया ही इसको झेल रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जिस तरह से एनवायरनमेंट के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है, मैन मेड जितनी चीजें बनाई जा रही हैं, कुदरत की तमाम चीजें जो है उनको खत्म करके जंगल काटे जा रहे हैं, तमाम चीजें हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से मेरा ये कहना है कि ये जो जिस तरह से पानी छोड़ा जाता है अलग अलग जगहों से, क्या इसको मैनेज नहीं किया जा सकता है? क्योंकि बारिश से ज्यादा इन तमाम चीजों से मुसीबत ज्यादा होती है। देखिए, निश्चित तौर पे इन चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। अब जैसे हथनीकुंड बैराज का आज पानी छोड़ा जाएगा, जैसे मान लीजिए, तो हो सकता भाई इसको आप 4 दिन पहले भी थोड़ा सा छोड़ सकते थे, किस्तों में छोड़ सकते थे, तो वो उस लेवल तक पहुंचता ही नहीं कि वो खतरे का निशान बढ़ता। तो ये सब असल में चीजें हैं, ये हमारी प्लानिंग की कमजोरियां हैं जो सामने निकल करके आती हैं। जी जी, बिल्कुल। बाढ़ हर साल आती है, पूरा देश उससे बिल्कुल प्रभावित होता है। तो सबको उन सारी चीजों पर ध्यान रखनी चाहिए और ये जिम्मेदारी जो है, जो हमारी इनसे जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, जो प्रशासनिक मशीनरी है, ये जिम्मेदारियां उसकी हैं। आप सरकार को दोष दिया ही जाएगा क्योंकि सरकार के अंदर चीजें हैं, लेकिन मतलब वो जो प्रशासनिक मशीनरी है वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाती, इसलिए सरकार के ऊपर दोष आता है। सरकार के सवाल तभी उठते हैं जब प्रशासनिक मशीनरी फेल होती है। तो ये मतलब जो उन विभागों से जुड़े हुए लोग हैं, अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है और सरकार की जिम्मेदारी बनती है नीति के स्तर पे कि भाई आप नीति इस तरीके की बनाएं कि आप लगातार जो आप बांध के जैसे ऊंचाई बढ़ाते जा रहे हैं, तो जाहिर बात है कि वो वहाँ बढ़ेगा स्तर पानी का, और फिर आप उसे एकदम से खोलेंगे, तो अगर एकदम से खोलेंगे तो उसकी तबाही जो है वो जो निचले इलाके वहां होगी। तो उसके जो है प्रिवेंटिव जो तरीके हैं उन पे पहले से विचार करके रहना चाहिए और ये देखना चाहिए कि भाई अगले 10 दिन में कितनी बारिश हो सकती है, उसके हिसाब से इसका हमारा जो बैराज है इसका कितना जल स्तर ऊंचा जाएगा, तो उसको पहले से कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। और जो निचले इलाकों से लोगों को जैसे आज हटाया जा रहा है, तो ये 10 दिन पहले भी उनको अलग हटाया जा सकता है, वार्निंग दी सकती है ताकि आराम से चीजें हो जाएं। तो ये असल में प्लानिंग की जो है वो दिक्कत होती है और सरकार तब जाती है। अब हम देखते हैं कि जैसे नदियों के किनारे जो है उनको बांधने के लिए जो रोड़ी और वो बजरी डाली जाती है, तो अब वो जब बाढ़ आना शुरू हो जाती है तब डालना शुरू होता है, तो होता क्या है कि वो बाढ़ में बह जाती है। अगर पहले से ही वो डालने का काम शुरू हो जाए तो उस पर थोड़ा सा रोक लगे, भू कटाव जो है उसको रोकने की पहले से तैयारी हो, पेड़ लगाए जाए। अब नहीं, पेड़ों का तो अब ये है कि देखिए पेड़ लगा के हम उनको भूमि कटाव को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पेड़ तो जबरदस्त तरीके से काटे जा रहे हैं और मतलब भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में काटे जा रहे हैं। और अभी जो एक संस्था है उद्योगपतियों की पूरी दुनिया की, उसकी अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई है कि उसने करीब जो थी 1500 बड़ी जो कंपनीज थी उनसे पूछा कि भाई आपका जो प्रभाव सीधा सीधा जंगलों पर पड़ता है आपके उत्पादन का, आप जानकारी दें कि इससे आप जंगलों को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। आश्चर्यजनक रूप से 70% कंपनियों ने जवाब ही नहीं दिया कि कितना जो है वो जंगलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप विकास की बात कर रहे हैं, आप अपना तो व्यापार कर रहे हैं, आप अपना मुनाफा बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो मुनाफा किसकी बिना पे है? जो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इवेंचुअली इफेक्ट तो वो भी हो रहे हैं, लेकिन आप उसको समझ नहीं रहे। वो तो हो रहे हैं, वो समझ नहीं रहे, लेकिन सबसे ज्यादा उसका जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है जो गरीब आबादी है उसके ऊपर पड़ रहा है। बिल्कुल, और पूरी दुनिया में गरीब जो है वही सबसे ज्यादा उसको देख रहा है। अब आप देखिए कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जो उससे वायु प्रदूषण जो बढ़ रहा है, तो जो दुनिया के जो 15 सबसे प्रदूषित शहर हैं उनमें 14 हमारे भारत के आ रहे हैं।
और जबकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो दूसरी ओर बजा रहे हैं। तो दुनिया मतलब हवाएं जो है वो सरहदों को नहीं रोकती, सरहदें जो हवाओं को नहीं रोक सकती, तो उसका प्रदूषण जो है वो गरीब दुनिया जो है वो ज्यादा झेल रही है। बिल्कुल, और हम ये देखते हैं कि इसी वजह से स्मॉग होता है तो परेशानी होती है। आप ये देखें, सर्दी की अलग परेशानियां, गर्मी की अलग परेशानियां, बरसात की अलग परेशानियां, यानी कि हमें इसलिए एसपी पांडे जी खुश होना चाहिए कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर हम हर मौसम एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ सर्दी भी है, बरसात भी है, यहाँ पर पतझड़ भी है, यहाँ पर गर्मी भी है। एक ऐसा मुल्क जहां हर मौसम है और हर मौसम का भरपूर मजा ले सकते हैं। लेकिन अब ये लग रहा है कि ये चीज अब दूर की कौड़ी होती जा रही है, क्योंकि अब हर वेदर जो है अपने साथ ढेर सारी मुसीबतें लेकर आ रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। जैसा कि हम आज के समाज में देख रहे हैं कि सबसे बड़ी बात तो मैं बताना चाहूँगा, जिससे जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा हमारी सोसाइटी में, कि वर्षा का जो चक्र था, जो बारिश होती थी, उसका जो बैलेंस है वो सबसे ज़्यादा बिगड़ा है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट उस पर आया है। उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ा है, ह्यूमन नेचर पे, कि हम कहीं ना कहीं जब हमें बारिश की आवश्यकता है तो बारिश नहीं हो रही है, जब हमें ठंडी चाहिए तो ठंडी नहीं हो रही है, जब हमें कहीं ना कहीं गर्मी की रिक्वायरमेंट है तो गर्मी नहीं पड़ रही है। तो इस तरह हमारा पूरा जो नेचुरल जस्टिस का सिस्टम है वो सब टूट के रखा है। और इसका आलम यह है कि जो वास्तविक हैप्पीनेस की बात आपने किया कि एक मनुष्य के लिए सबसे खुशहाली सबसे बड़ी पूंजी होती है, वो धीरे धीरे हम उससे दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि यही नेचर हमें खुशहाल बनाती है। और यही नेचर हमें, जैसे उत्तराखंड की बाढ़ आई आपने देखा, जम्मू कश्मीर में आया, या हम देश के विभिन्न हिस्सों में देखें कि आने वाले समय में कभी न कभी कुछ चीजें होती रहती हैं, और उसके लिए हम नेचर को जिम्मेदार ठहराते। लेकिन मानवीय स्तर पर अगर देखेंगे तो हम स्वयं भी उतने ही जिम्मेदार है जितना प्रकृति है। प्रकृति हमें सब कुछ देती है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ तो देना सीखे। हमारी भी तो नैतिक जिम्मेदारी है कि हम कुछ चीजों को देख के अपनी आवश्यकताओं को कम करें। जैसे हम आप देखिए कि हमेशा प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन पर पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में अलग अलग समिट होते हैं। पांडे जी, अगर हम ये देखें, जो जमीनें एक्वायर की जा रही हैं, इलीगल तरीके से जो एक्वायर की जा रही हैं, अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं जंगलों को काट के वहां इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं, आदिवासियों की जो जमीनें हैं उनको किस तरह से इलीगल तरीके से उनसे छीना जा रहा है, ये तमाम चीजें भी तो इसके लिए जिम्मेदार है। इसके लिए आम इंसान से ज्यादा तो सरकार और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार हैं इन तमाम चीजों के लिए। किस तरह से आप ये देखें, पूरा कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप ग्रेटर नोएडा से और इन तमाम जगहों पर आप ये देखें जहां खेत खलियान हुआ करते थे वो सब काट कर अब वहां पर मैनमेड चीजें बनाई जा रही हैं। जब इतना दोहन किया जाएगा किसी चीज का तो फिर नेचर भी तो आपको देगी ना कुछ। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम निश्चित रूप से इस बात पे कहीं से भी कोई शक नहीं है कि जितना आज के समय में, वर्तमान समय में 21वीं शताब्दी में प्राकृतिक दोहन का दौर चल पड़ा है, चाहे वो भारत हो चाहे फिर विश्व हो, समूचे विश्व में ये समस्या आई है। इतना कभी भी नहीं था, हमेशा विकास हमने किया, लेकिन कभी भी हमने इतना प्रकृति को दोहन करके विकास की आकांक्षा नहीं रखी। लेकिन आज 21वीं सदी जो महत्वाकांक्षा की सबसे प्रधान सदी है, और हर व्यक्ति के अंदर महत्वाकांक्षा है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी बना लें, लेकिन प्रकृति से किसी को कोई लेना देना नहीं है। और यही कारण है कि आज जल की भी समस्या हमारी राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है, और आने वाले समय में नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो इंडिया से बाहर जाके एक वर्ल्ड के लेवल पे बहुत बड़ी त्रासदी आने वाली है। बिल्कुल, और यहाँ सिर्फ हिंदुस्तान में, लेकिन हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि सर्दी होती है तो इस कदर वहां पर सर्दी होती है, बाहर के मुल्कों में जो ठंडे प्रदेश हैं, कि लोगों का बाहर निकलना वहां पर मुश्किल हो जाता है, तूफान चलते हैं बर्फ के, और इस तरह की तमाम ऐसे कंट्रीज में जहां पर पानी की मुश्किलें हुआ करती थी वहां बाढ़ें आ रही हैं। तो इस तरह से पूरी दुनिया का हाल बेहाल है फिलहाल, क्योंकि हम अभी अपने मुल्क की बात कर रहे हैं। और अंबर, अगर हम बात करते हैं, भूटान एक ऐसा कंट्री है जिसने पूरी दुनिया का इकोलॉजिकल बैलेंस बनाया हुआ है। ये एक रिपोर्ट है बाकायदा तौर पर। आप ये देखिए, एक छोटी सी कंट्री ने किस तरह से अपने लिए अपनी चीजों को संजोकर रखा है। क्या आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान में भी इसी तरह की एक ड्राइव चलाने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि लोगों को सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। सरकार को हम हमेशा हर चीज का ठीकरा सरकार पे फोड़ देते हैं, लेकिन सरकार वो एक चीजों को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन भागीदारी उसमें हम लोगों की होती है। हमें वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हम अपनी कंट्री को कितना पोल्यूट कर रहे हैं, चाहे वेस्ट मैनेजमेंट की हम बात करें, चाहे वाटर पोल्यूशन की बात करें। मैंने एक नई मुहिम स्टार्ट की है यमुना शुद्धि को लेकर, तो वो एक इस तरीके की हम ऐसे मुद्दों पर काम करें, और लोगों की बातें, हम ह्यूमन राइट्स बहुत लोग काम करते हैं, औरतों के लिए, बच्चों के लिए काम करते हैं, लेकिन वो लोग जो जिससे हम डायरेक्ट जिन चीज़ों से प्रभावित होते हैं उन चीज़ों पर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन उससे जुड़ा है। अगर हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो हमारे राइट्स कहाँ से रहेंगे? तो आगे हम किस
किस तरफ बढ़ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है उसको समझना कि हम इन मुद्दों पर बहुत खुलकर बात करें और इन पे काम करें, लोगों को अवेयर करें कि हम उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्योंकि गलत तरीके से आप हमारे लोग, हम राजधानी की बात करें, लोग सफाई करके घर के सामने कूड़ा फेंक देते हैं। तो इस तरीके की मेंटालिटी है कि हम बस अपना घर साफ कर लें और सड़क चाहे गंदी हो जाए। तो जब तक हम अपने देश को अपना ना समझेंगे, हर चीज़ की जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। भूटान में वेस्ट मैनेजमेंट से लेके हर चीज़ को बहुत सलीके से किया गया है, इसीलिए वहाँ का इकोलॉजी सिस्टम इतना मेंटेन है। तो वहाँ के, क्योंकि लोग जिम्मेदार, जो वहाँ के नागरिक हैं वो जिम्मेदार हैं, तो जिम्मेदारी हम सबको लेनी पड़ेगी और उसमें बराबर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। बिल्कुल।